नॉवेल्स फॉरएवर में खुशामदीद। नावल इश्क मासूम है जिसकी राइटर है तानिया ताहिर। उसकी ये तीसरी एपिसोड है। तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग अगर सुर्ख आंचल नावल सुनना चाहते हैं तो आप लोग तानिया ताहिर के चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। उनका ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर वो और भी बहुत सारे नावल्स प्रोवाइड कर रही हैं और आप लोग जानते हैं कि उनके नावल्स अच्छे होते हैं। मुझे तो बहुत पसंद है उनके नावल्स और उनका राइटिंग स्टाइल भी अच्छा है। तो आप लोग भी जाकर उनके चैनल पर नावल सुन सकते हैं, ठीक है। तो आइए जल्दी से अब हम इस नावल की तीसरी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। ऐना कमरे से निकली, उसे सख्त नींद आ रही थी। वो अपने रूम के दरवाजे पर थी कि आलिया की आवाज़ पर चीख पड़ी और आंखें फाड़कर देखने लगी। कहाँ से आ रही हो तुम? क्या हुलिया बनाया हुआ है? सहार का कमरा बिल्कुल दूसरी सिमत में था तो शक का कोई चांस तो नहीं था, मगर वो जवाब तलबी कर रही थी। मम्मा मैं, क्या हुआ है? अंशा की आवाज़ पर उसने दुपट्टा ठीक किया। इस लड़की को देख रही हूँ, आज इसका रिश्ता पक्का करना है, ढंग से रहना भी नहीं आता इसको। जाओ कमरे में। आलिया खुद ही गुस्सा करती बोली तो ऐना शर्माती कमरे में बंद हो गई। तेज तेज सांसें ले रही थी। क्यों डांटती हो उसको? अंशा ने कहा। हमने देखा नहीं, कैसे घर में फिर रही है? आलिया खफा होने लगी। कुछ नहीं होता, चलो वॉक पर, वो कहते उन्हें ले गए। ज़ार नाश्ते की टेबल पर फ्रेश सा आया था। वहाँ हालात वैसे ही थे। वो चेयर खींचकर बैठ गया जिससे अफीन ने वादा लिया था। वो कम अज़ कम ही बोलता था, ऑफिस भी जाने लगा था। एक नज़र उसने यूनिफॉर्म में नींद से झूलती हुई ऐना पर डाली और कॉफ़ी का मग उठा लिया। अफीन ने उसके सामने नाश्ता रखा तो उसने अपनी माँ के हाथ चूम लिए। थैंक यू, वो बोला और अफीन मुस्कुरा दी। अंशा भी पुरसुकून देख रहे थे कि वो बिना किसी हंगामे के आज बैठा है। ऐना कितनी नींद आ रही है तुम्हें? आलिया गुस्सा करने लगी। ऐना सटपटाकर सीधी हुई। सॉरी मम्मा, उसने कहा और प्लेट पर झुक गई। किसी की सख्त नज़रों का एहसास हुआ तो ज़ार पर सीधा निगाह गई। वो ज़रूरत से ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। उसी की तरफ देख रहा था, किसी का भी लिहाज किए बिना। ऐना ने निगाह फेर ली। डैड, मुझे 2 मंथ्स का रिकॉर्ड चाहिए पिछला। ज़ार बोला तो अंशा ने सर हिलाया। वो मैंने कल फाइल्स भिजवाए तो थी तुम्हें, मगर उस फाइल्स में रिकॉर्ड नहीं था। मैं मरियम को भेजूंगा, आप फाइल्स उसे दे दीजिएगा। मुझे साइट पर जाना है। इसके अलावा उसने तफसीली बताया। ओके, टेक केयर। ज़ार का लहजा, उसकी बात का अंदाज़, उसका रवैया आलिया को चुभ रहा था। यानी वो बाप पर भी कैसे हुक्म चला रहा था। कोई नीचे होने वाली बात नहीं थी। और बाप को तो देखो कैसा मान रहा है उसकी, जबकि ऐना तो उसकी आवाज़ के रोब में आ गई थी। वापसी कब है तुम्हारी? आलिया ने पूछा। 2 बजे, ऐना ने बताया। नहीं, फिर मत जाओ आज। असफर और नहीद आएंगी तो तुम कॉलेज से इस हुलिये में आओगी, अच्छा नहीं लगता। टेबल पर खामोशी थी। आलिया बोल रही थी, ज़ार की नज़रों में उलझन थी, जबकि ऐना को लगा उसका दिल कानों में धड़क रहा है। रात वो साथ थे, मगर वो फिर भी उसे असफर के बारे में नहीं बता सकी थी। मम्मा ठीक कह रही है ना, तुम आज छुट्टी कर लो, कल चली जाना। सदाम बोला। ऐना ने सर झुकाकर इस्बात में हिला दिया। ज़ार नाश्ता कर चुका था मगर उठा नहीं। चेहरे पर सख्त तासुर लिए, बात की तह जानना चाहता हो जैसे, मगर उसकी फ़ोन कॉल बजने लगी थी। तभी उसे उठना पड़ा। ऐना ने उसकी पुश्त देखी थी। उसे कुछ बहुत बुरा होने का एहसास अभी से हो रहा था। आलिया ने ऐना को कॉलेज जाने से रोक लिया था। ज़ार ऑफिस चला गया था, जबकि सदाम भी। अंशा आज घर पर थे। ऐना बेहद घबराई हुई थी। वो नहीं जानती थी ज़ार इस बात का क्या रिएक्शन लेगा। एक तरफ ज़ार की फिक्र थी तो दूसरी तरफ नताशा की खोजती हुई नज़रें, जैसे कुछ तलाश रही हूँ। ऐना आज रूम का दरवाज़ा बंद कर ही नहीं सकती थी क्योंकि आलिया और नताशा बार बार आ जा रही थी। घर में ज़बरदस्त खाने का एहतमाम हो रहा था। अंशा को दर हकीकत आलिया ने रोका था कि वो घर पर रुकें, कहीं पीछे ज़ार आकर उसकी बेइज्जती ना करे मेहमानों के सामने। अंशा ने उसकी बात की नफ़ी भी की, मगर आलिया के एक न सुनने पर उन्हें उसकी बात 4 न 4 माननी ही पड़ी। आलिया अलबत्ता आज बहुत खुश थी। उसने ऐना को नया जोड़ा दिया और उसे तैयार होने के लिए कहा, जबकि नताशा को उसकी मदद का कहा और ख़ुद किचन में आ गई देखने के लिए जो चीज़ें उन्होंने कही थी वो बन भी रही हैं या नहीं। मगर जैसे ही वो किचन में आई तो सकीना अजलत में कुछ और बना रही थी, जबकि उनका सारा सामान एक तरफ पड़ा था। क्या कर रही हो सकीना? थोड़ी ही देर में मेहमान आ जाएंगे, तुमने खाना तैयार नहीं किया अभी?
वो ज़रा गुस्से में बोली, छोटी बेगम ज़ार साहब की तबीयत ख़राब हो गई, उन्होंने फ़ोन करके मुझे सूप बनाने का कहा है। अभी मुलाजिम लेने आ रहा है, मैं बना दूँ, फिर आपका काम कर दूँगी। सकीना सूप में सामान डालते हुए बोली तो आलिया का बस नहीं चला उस मनहूस ज़ार के ही टुकड़े कर दे। क्या हुआ है उसे? वो काफ़ी नफ़रत से बोली थी। सकीना ने उसकी शक्ल देखी। शायद उन्हें बुखार या ज़ुकाम हुआ है। उनकी आवाज़ भी बहुत ख़राब लग रही थी। जी लेकिन जो भी हुआ है गलत ही हुआ है। मतलब अगर वो बीमार हो जाए तो सारा घर सर पर उठा लेते हैं। बड़े साहब और बड़ी बेगम साहिबा भी परेशान हो जाती हैं। जी हम तो दुआ करते हैं कि वो बीमार ही ना हो। सकीना के तो तोते ऐसे उड़े हुए थे जैसे ज़ार बीमार ना हो गया, प्राइम मिनिस्टर बीमार हुआ हो। आलिया ने बामुश्किल तमाम जब्त किया था। अच्छा तुम सब्जियां काटो, मैं चम्मच हिला लेती हूँ, वो बोली तो सकीना ने चम्मच पर गिरफ्त तंग कर ली। नहीं मैं कर लेती हूँ, आप बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लें, वो बोली और फ्रीज़र में से अंडे लेने के लिए मुड़ी। आलिया को उसकी ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। अव्वल तो उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, मगर सकीना की हरकत ने उसे तप चढ़ा दी थी। उसने मुड़ते ही उसने मिर्चों का डिब्बा उठाया और ज़ाहर के चाइनीज़ वेजिटेबल सूप में उसने मिर्चें उलट दी और जल्दी से पीछे हट गई। जल्दी बनाकर बाकी काम शुरू करो, वो बोली और हाथ झाड़कर मुस्कुराती हुई चली गई, जबकि सकीना ने सर हिलाकर जल्दी जल्दी अपना काम मुकम्मल किया था। कुछ देर में मुलाजिम आ गया तो सकीना ने सुकून का सांस लिया और मुलाजिम को बाउल पकड़ाकर वो अपने काम पर चली गई। आलिया खड़ी हुई उस डिब्बे को जाते हुए देख रही थी। तभी वहाँ फ़ीन आ गई। वो नमाज़ पढ़ कर आई थी। तुमने ज़ार का सूप भेज दिया सकीना? उसने पूछा। जी बड़ी बेगम साहिबा, अभी भेजा है, सकीना ने बताया। कैसा बनाया है? वो अंदर किचन में आई। आलिया को सकीना का उसे बड़ी और उसे छोटी कहना भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। तभी वो ज़रा गुस्से से सकीना को देखने लगी। जी वैसा ही जैसे आपने बताया हुआ है, मिर्चें तो डाली ही नहीं, नमक भी बहुत थोड़ा डाला है। सकीना के बोलने पर उसने सर हिलाया और आलिया की तरफ देखा। कोई आ रहा है आज? अफीन ने वैसे ही सवाल कर लिया। हाँ मेरी बेटी के ससुराल वाले आ रहे हैं, रिश्ता फाइनल ही है, बस मंगनी की तारीख तय होगी, वो ज़रा इतराकर फ़ख्र से बोली। अच्छा अच्छा माशाल्लाह, अफीन ने मुस्कुराकर कहा। सकीना तुम्हारी बहन नहीं आई आज काम पर? अफीन सकीना से फिर से बोली। आलिया उसकी तरफ देख रही थी। वो आम सी शक्लो सूरत की औरत थी, हर वक्त नमाज के स्टाइल में दुपट्टा ओढ़े रखती थी। न जाने उसके बेटे को क्यों लगता था ये औरत अंश शाह के मुकाबले की है और घर की मालकिन की तरह। वो सकीना से सवाल जवाब कर रही थी, जबकि आलिया ने तो खुद कभी ये सवाल नहीं किए थे। ये घर उसका भी था, उसे भी इस घर पर तवज्जो देनी चाहिए थी, जिससे ये वाज़े होता कि उस घर पर इख्तियारात आलिया के हैं। चलो किसी और पर नहीं, ज़ार पर तो होता, मगर फ़िलहाल वो खामोश रही। जी बाजी, उसने आज बाज़ार जाना था तो छुट्टी कर ली, सकीना शर्मिंदगी से बोली। फिर कोई फ़ायदा नहीं है सकीना, जब घर के काम पूरे ना हो। चंद रोज़ मेरी तबीयत ख़राब क्या हुई, तुम लोगों ने घर को जंगल बना दिया। अपने बेटे से कहो उसको बुलाए और घर की ठीक से सफाई करे आकर, वो ज़रा सख्ती से बोली। सकीना काम छोड़कर अयाज को कहने चली गई। अफीन जबकि एक निगाह आलिया पर डालकर बाहर आ गई। शक्लो सूरत है नहीं, मालकिन बन रही है, आलिया ने दिल में सोचा था और सर झटककर अफीन के निकलते ही सकीना पर चढ़ दौड़ी। ये क्या तुम हर किसी के कहने पर काम छोड़ देती हो? किस ज़बान में समझाऊं? मेहमान आने वाले हैं, अब मुझे खाना पूरा किए बिना यहाँ से बाहर निकलती नजर ना आना। घर में और भी मुलाजिम है, वो कर लेंगे ये सब, वो गुस्से से कहकर चली गई। बाहर अफीन ने मुलाजमों को बुलाकर सोफे के कवर बदलवाए तो आलिया को एहसास हुआ ये उसके काम थे करने के। वो घर की अनशाह की दिल की मालिक थी। इस वक्त अफीन ने सख्त जलन महसूस हो रही थी उसे। अनशाह भी फ्रेश होकर बाहर आ गए। अच्छा किया ये कवर चेंज करा दिए तुमने, अजीब फीलिंग्स आ रही थी उन्हें देखकर, कितने दिनों से यहीं चढ़े हुए थे। अनशाह सोफे पर बैठते हुए एक सर सांस खींचते हुए आलिया का दिल जलकर भस्म हो गया, क्योंकि अफीन ने अनशाह किस तरह नॉर्मल होकर बात कर रहे थे। आपने मुलाजिम को किचन का सामान पूरा करने का कहा नहीं अब तक, अगला महीना लगने को है, फिर बाद में तंगी होगी। सकीना ने लिस्ट बना दी होगी, अफीन बोली। ओह हाँ सॉरी, मैं भूल गया, तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई है, जो घर के काम देख रही हो, फिर वो तुम्हारा बेटा चीखेगा मेरी माँ पर तवज्जो नहीं देते। अनशाह कुछ याद आने पर बोले। आलिया को उनके बीच अपना आप बेहद बेकार लग रहा था, जैसे वो दोनों ही घर के अहम मामलात को जानते हों और बोल रहे हों, जबकि वो तो बस गैर ज़रूरी शख्स है। अफीन ने निगाह उठाकर उसकी तरफ देखा, बोली कुछ नहीं।
लॉन भी ख़राब हो रहा है, माली 4 दिन से छुट्टी पर है, आपने तवज्जो नहीं दी, फिर आपके प्लांट्स ख़राब होंगे तो आप मुझ पर चीखेंगे कि तुम्हारी तवज्जो घर पर नहीं है। वो फ़ौरन उसकी बात उसे लौटा गई तो अंश शाह के चेहरे पर न जाने क्यों बेसाख्ता मुस्कुराहट आ गई। वो बिना कुछ कहे उसकी बात मानते हुए माली को फ़ोन कर रहे थे। अफीन बाहर चली गई तो उनकी निगाह दूर खड़ी आलिया पर गई। हाथ से उन्होंने उसे अपने पास बैठने का कहा। आलिया उनके पास बैठ गई। क्या हुआ, सारे इंतज़ामात पूरे हैं, तुमने चेक कर लिया? अंश शाह ने सेल फोन ऑफ करते हुए सवाल किया। अंश, एक बात पूछूं? आलिया ने चेहरे पर मासूमियत तारी की। अंश शाह मुस्कुराकर सर हिला गए। अंश, बस मुझे अजीब सा लगता है। क्या? वो समझे नहीं। आप अफीन से ऐसे बात कर रहे थे जैसे वो घर की बड़ी हैं और सारे अहम काम घर के उसने संभाले हुए हैं, और चंद रोज़ वो बीमार हुई तो घर उजाड़ हो गया। तो क्या मैंने आपका घर साफ नहीं रखा आपकी मर्जी से? आलिया बोली तो अंश शाह का बेसाख्ता कहका उभरा। ये उम्र नहीं आलिया कि तुम जलो अफीन से, वो बोले तो आलिया ने मुंह बना लिया। देखो, वो शुरू से ये सब करती आई है और घर को संभालती है, तो तभी बस मैंने उससे ये बातें की हैं। इसमें वो बातें ना शायद उसके दिमाग में होगी जो तुमने सोची ना मेरे दिमाग में है। अंश शाह शाने अचका गए। हाँ, उसकी हमायत कर ले, आलिया ने खफकी से कहा तो अंश शाह फिर से हंस दिए। नहीं करता। ओके, अब जाओ सारे काम देखो, कोई कमी न रह जाए। वो नरमी से बोले तो आलिया मुस्कुराकर उठ गई। मोहब्बत तो अंश शाह को आलिया से ही थी और आलिया के अलावा वो किसी से कर भी नहीं सकते थे। जार घर लौटा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी, नाक भी सुर्ख हो रहा था फ्लू की वजह से, जबकि चेहरा बीमार होने की वजह से और भी कहीं गुना हैंडसम और हसीन लग रहा था कि शर्ट के बाजू ऊपर फोल्ड किए, कोट हाथ पे डाले। उसके बिगड़े हुए तेवर कुछ अच्छा पता नहीं दे रहे थे। वो सीधा कमरे में चला गया। आलिया ने ही उसे सबसे पहले देखा था। ये मुसीबत घर क्यों आ गई? उन्होंने सोचा। मेहमान बस आने को थे, आलिया तैयार थी। अंश शाह ने भी उसे रूम में जाते हुए देखा, फिर टाइम देखा। ये इतनी जल्दी क्यों आया है? वो पुरसोच हुए। तभी सदाम भी हजरत में दाखिल हुआ। मम्मा, वो आ गए हैं, आप रिसीव करें, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, उसने कहा तो आलिया ने सर हिलाया। आलिया बाहर निकली। नाहिद और असफर गाड़ी से उतर रहे थे। असफर एक कदरे बड़ी उम्र का लड़का था, ऐना से तो काफ़ी बड़ी उम्र का था। चेहरे पर बला की संजीदगी और सोबरपन था कि शायद मुश्किल से ही वो हंसता होगा। अंश शाह को वो सदाम जितना लगा था, जबकि नाहिद अलबत्ता काफ़ी पुरजोश अंदाज में मिली थी। असफर अंश शाह से मिला और वो लोग मिठाइयों के टोकरे लिए अंदर आ गए। सब लाउंज में बैठे। बहुत खूबसूरत है आलिया तुम्हारा घर तो, नाहिद मुस्कुराकर बोली तो आलिया भी मुस्कुरा दी। असफर और नाहिद बैठ गए और उनके बैठते ही सकीना ने उन्हें जूस सर्व किया, जबकि दूसरी तरफ अंश शाह आलिया भी बैठ गए। कुछ ही देर में सदाम भी आ गया। सदाम असफर से बातें कर रहा था। असफर एक कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर था, तनख्वाह अच्छी थी उसकी, जबकि वो बेहद संजीदा इंसान लग रहा था। कुछ देर वो बिजनेस की और नाहिद और आलिया अपनी बातें करते रहे। अरे ऐना को तो बुलाओ, नाहिद ने खुद ही कहा तो आलिया मुस्कुराई। हाँ नताशा, उन्होंने पुकारा। आई मम्मा, नताशा की आवाज़ आई। स्याह और सुर्ख कम्बिनेशन के लिबास में सफ़ेद मलाई जैसी रंगत लिए चेहरा, जिस पर कुछ खौफ के आसार भी थे, जबकि हाथ अलग कांप रहे थे। नज़रें झुकाए हल्की गुलाबी लिपस्टिक से लबों को रगे। वो चाय लेकर आई। असफर उसके बेशुमार और कम उम्र हुस्न को देखता रह गया, जबकि दूसरी तरफ अंश शाह ने जाने असफर की निगाहों से क्यों अजीब महसूस कर रहे थे, जैसे ये निगाहें ऐना पर अच्छी नीयत से नहीं पड़ रही। वो खुद उठे और ऐना को अपने बराबर बिठा लिया। ऐना ने अंश शाह का हाथ थाम लिया। आलिया और सदाम मुस्कुराए थे। अंश शाह का वैसे भी सॉफ्ट कॉर्नर ऐना की तरफ ज़रा ज़्यादा था, तो उसकी तरफ भी, मगर ऐना पर ज़्यादा था। ऐना ने सलाम किया, चाय सर्व की। वो अब अंश शाह के बिल्कुल साथ बैठी थी, जैसे उसे अपनी माँ और भाई से ज़्यादा यहाँ हिफाजत मिलेगी। नाहिद ने ऐना को प्यार किया। 5000 का नोट उसके हाथ में थमा दिया। ऐना पलके झुकाए बैठी थी। भाई, मुझे तो ऐना बेहद पसंद है, बस मंगनी की तारीख दो, ऐना के हाथ में अंगूठी पहनाकर उसे अपना कर लेंगे हम, नाहिद बोली तो सब मुस्कुरा दिए। असफर अब भी ऐना को देख रहा था। हाँ क्यों नहीं, पहले कुछ खा लेते हैं, आलिया बोली। सकीना से टेबल तैयार करने को कहा। तुम्हारी बहू के कोई औलाद नहीं हुई अब तक, नताशा की तरफ देखकर नाहिद बोली तो आलिया चुप हो गई, जबकि नताशा ने बेचैनी से पहलू बदला। हो जाएगी जब अल्लाह ने चाहा तो, क्योंकि औलाद का इख्तियार तो अल्लाह के हाथ में है ना।
सदाम बीच में बोला। मगर बेटा, औलाद फिर भी ज़रूरी है, तुम चेक करवाओ अपनी बीवी का। नाहिद ने कहा तो सदाम ने सर हिला दिया। वो मज़ीद क्या बताता। कुछ देर में खाना लग गया। नताशा को वो औरत सख्त जहर लग रही थी। अब तभी उससे वो बोले बिना ही टेबल पर आ गई, जबकि दूसरी तरफ आलिया ने नाहिद को कहा। वो सब टेबल पर बैठे, ऐना भी थी साथ। ऐना से कुछ खाया नहीं जा रहा था। असफर की नज़रें जैसे बेचैन कर रही थी। असफर ऐन उसके सामने बैठा था। मेरा असफर तो बहुत सुलझा हुआ और औरत की इज्जत करने वाला इंसान है। आलिया, तुम जानती तो हो। बस आंखें बंद करके मेरे बेटे के हाथ में अपनी बेटी का हाथ दे दो। नाहिद बोली तो आलिया ने मुस्कुराकर सर हिलाया। अंश शाह खामोश बैठे थे। वैसे तो ऐना आलिया की बेटी थी, उनका कोई हक नहीं था, या फिर जितना वो देती, मगर असफर उन्हें पसंद नहीं आया था। रीज़न कोई नहीं थी, ना ऐसा था कि वो उसके बारे में जानते हो, मगर उनको असफर फिर भी अच्छा नहीं लगा था। वो चुपचाप खाना खाते रहे थे। टेबल पर बातें हो रही थी और इन बातों के बीच चम्मच और प्लेटों की हल्की हल्की आवाज़ भी शामिल थी। वैसे अंश भाई, आपकी पुरानी बीवी और बेटा नज़र नहीं आ रहे? नाहिद ने ज़रा अजीब सा हंसकर कहा। अंश ने उनकी तरफ देखा। मेरी बीवी का नाम अफीन है और बेटा ज़ाहर अंश शाह। बिला वजह उनकी नापसंदीदगी से नाहिद और उनके बेटे की तरफ चल पड़ी थी। तभी वो टका सा जवाब दे गए। नाहिद ने आलिया को देखा। आलिया के चेहरे पर बला की संजीदगी थी। जी, उन्हीं का पूछ रही हूँ। नाहिद अब ज़रा संजीदा हो गई। ज़ार रूम में है और अफीन शायद सकीना की बहन के पास गई है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। अंशा बता गए। अच्छा, नाहिद ने जवाब दिया और खामोश हो गई। ये जताता लहजा आलिया के नवाले अटका गया था, जैसे उन्होंने अपनी बीवी और बेटे का जिक्र किया। नाहिद आलिया के एक्सप्रेशन नोट कर रही थी। माहौल में खामोशी थी। अचानक ही ज़ाहर के रूम का दरवाज़ा खुला। वो आधा कमरे में आधा बाहर खड़ा था। उसे सुर्ख नज़रों से टेबल पर मेहमानों को देखा। दिमाग इस वक्त माउफ हो चुका था। दर हकीकत बचपन से ही उसे स्पाइसी से एलर्जी थी। अगर एक लुकमा भी वो ले लेता, उसका सर भारी हो जाता था और चेहरे पर सुर्ख निशान पड़ जाते थे। और आज ऑफिस जाकर ना जाने क्यों से फीवर अलग चढ़ गया था। वो सारी चीज़ें मिलकर ज़ाहर का दिमाग ख़राब कर चुकी थी। उसके चेहरे पर वो सुर्ख निशान भी खूब जच रहे थे। बाल बिखरे हुए थे, जबकि वो टी शर्ट और ट्राउज़र में था। उसने सुर्ख आंखों को दीवार के पास लगे कैबिनेट की तरफ मोड़ा और वहाँ लगा डेकोरेशन का सामान, वास और दूसरी कीमती चीज़ें उठाकर फेंकना शुरू कर दी। वो सारी चीज़ें बाहर लॉन की तरफ जाते दरवाजे में जाकर पड़ी ज़मीन में चकनाचूर हो जाती। टेबल पर मौजूद सब मेहमान एकदम खड़े हो गए। अंशा की निगाह ज़ाहर पर गई। उसने एक हाथ से सर थामा हुआ था, जबकि वो एकदम धाड़ा। मम्मा, जैसे छोटे बच्चे को माँ ना मिली तो वो सब तबाह कर देगा। मम्मा, वो फिर चीखा। अंशा एकदम सब छोड़कर उसकी तरफ दौड़े। बेसाख्ता ऐना भी ये हालात देखकर चेयर से उठी और बाहर की तरफ निकल गई। और अचानक नताशा की नज़रों ने उसके कदमों को ब्रेक लगा दी। वो उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। ऐना वहीं रुक गई, चेयर को ज़ोर से थाम लिया। वो नहीं जानती थी ज़ार यहाँ मौजूद है और ज़ार को क्या हुआ है उसे तो कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ अंशा ने बेटे का चेहरा देखा। उन्हें कहानी समझ आ रही थी। ज़ार, उन्होंने बच्चों की तरह ज़ार का चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया। इस अंदाज में इतनी मोहब्बत थी कि वहाँ खड़े सब लोग ये मंजर देख रहे। मेरे बेटे को क्या हुआ है? ये तुमने कौन सी चीज़ खाई है? वो पूछने लगे। ज़ाहर ने उनके हाथ चटक दिए। मम्मा, कहाँ है मम्मा? भारी आवाज़ में वो फिर से चीखा। सर में शदीद दर्द उठ रहा था। अंशा ने मुलाजिम को चीख कर बुलाया। वो जानते थे अफरीन ही उसे संभालेगी। अफरीन को बुलाने का कहा। ज़ाहर, अंदर चलो। अंश उसे अंदर ले जाने लगे। नहीं, मुझे नहीं जाना। उस सकीना का दिमाग ख़राब है। मैं आज उसका खून कर दूंगा। उसने मेरे सूप में क्या जहर झोंका था? वो हलक के बल चलाया था। सकीना पत्ते की तरह कांप उठी। तभी अफीन आई और एक नज़र मेहमानों पर डालकर जैसे ही ज़ाहर को देखा, वो दौड़कर अपने बेटे तक पहुंची थी। ज़ाहर, उन्होंने उसके हाथ थाम लिए। बुखार से वो तप रहा था। वो माँ को दांत पीसे देखने लगा, जैसे सारा कसूर अफीन का हो। सकीना, अफीन पहली बार गुस्से से सकीना की तरफ मुड़ी। तुमने ज़ार के खाने में क्या मिलाया था? वो बेहद गुस्से से चीखी। यही सूरत-ए-हाल अंशा की थी। वो भड़कीली नज़रों से सकीना को देख रहे थे। दूसरी तरफ आलिया मुस्कुरा दी, क्योंकि माजरा समझ चुकी थी। बेचारी सकीना का तो सांस ही निकल गया था, जबकि आलिया मुस्कुराहट गहरी हो गई। यानी मिर्चों से ज़ार को इतना सख्त मसला है। वो मध्यम सा मुस्कुराई। ज़ाहर मेरी जान, आपको तो बुखार भी है, सर में दर्द हो रहा है, हम डॉक्टर के पास चलते हैं।
मुझे नहीं जाना कहीं। वो दोनों माँ बाप से हाथ छुड़ाकर कमरे में चला गया। मारे गुस्से के कमरे में भी चीज़ें फेंकने लगा। कितना नुकसान कर रहा है ये पागल इंसान, बेसाख्ता असफर के मुंह से निकला तो आलिया के तो दिल में सुकून उतर गया। वाकई ये पागल है, दिमागी मरीज जैसा। आप लोग बैठिए, हम तो अपना खाना मुकम्मल करें, वो अफीन देख लेगी, हम सभी आ जाएंगे। ऐसी ही हरकतें करता है ये, आलिया ने सबको बैठने के लिए कहा। ऐना को असफर की बात सख्त बुरी लगी, मगर वो एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाल नहीं सकती थी। नहीद ने भी सर हिलाया। मम्मा, जब उसे एक इशू है तो सकीना को ख्याल रखना चाहिए था। उसके चेहरे पर निशान देखे हैं आपने? सदाम को माँ का अंदाज़ पसंद नहीं आया। उन निशानों के साथ भी बहुत हैंडसम लग रहा है। नताशा सर झटक कर हंस पड़ी। सदाम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सब ने ही उसकी तरफ देखा था। वो अपनी जगह से उठा। मैं डॉक्टर को कॉल करता हूँ। वो ज़ार के रूम की तरफ जाने लगा। सदाम, आलिया गुस्से से बोली, तुम तो जानती हो मेरे बच्चों में से हमदर्दी का बुखार ख़त्म नहीं होगा। आलिया तप कर बोली। ऐना अलग दम खुश किए बैठी थी। सबकी नज़रें अब ऐना पर थी, जबकि सदाम ज़ार के रूम में चला गया। टेक इट इजी ऐना। असफर ने ऐना के हाथ पर हाथ रखा। ऐना काम सी गई। अगर वो पागल जिसे सब दिमागी मरीज़ कह रहे थे ये मंजर देख लेता तो शायद असफर यहाँ से ज़िंदा लौट कर जाता। ऐना ने आहिस्ती से अपना हाथ निकाल लिया उसके हाथ के नीचे से और सर हिला दिया। आलिया और नहीद मुस्कुरा दी। वैसे अंश को अपने बेटे से बहुत ही मोहब्बत है, नाहिद ने कहा। आलिया ने कमरे की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था। ज़ाहर के बेकाबू होने की और अंश, शाफीन और अब तो सदाम की उसे संभलने की आवाज़ें आ रही थी, जबकि चीज़ें भी टूटने की आवाज़ें थी। अचानक अंशा और अफीन बाहर निकले। 1000 बार कहा है मैंने तुम्हें, तुम ज़ाहर का खाना खुद बनाया करो, तुम्हें समझ नहीं आती मेरी बकवास। अंशा अफीन पर चढ़ दौड़े। अफीन को भी महसूस हो रहा था ये उसकी गलती है। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना अफीन, तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, ये याद रखना। वो कभी भी काबू में नहीं आएगा जब तक उसे इंजेक्शन नहीं लगेंगे। मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम सदाम की हेल्प से उसे बाहर लेकर आओ। अफीन ने सर हिलाया। उसकी आंखें अपनी लापरवाही पर भीगने लगी थी। वो अंदर चली गई, जबकि ऐना फिर से खड़ी हो गई थी। मामला अब ज़्यादा सीरियस बन चुका था। ज़ाहर को इतना मसला था स्पाइसेस से, उसने कभी जिक्र ही नहीं किया था। अंश, आलिया बोली। अंशा सुनी अनसुनी करके अजलत में बाहर निकल गए कि बेटे के आगे आलिया की भी वैल्यू नहीं थी। अफीन और सदाम उसे बाहर लेकर आए। उसने दोनों के हाथ झटक दिए, जैसे वाकई वो दिमाग से आउट हो चुका हो, और बिना किसी की तरफ देखे वो खुद ही बाहर निकल गया। अफीन उसके पीछे दौड़ी थी। सदाम ने भी उनके साथ जाना मुनासिब समझा था। आलिया अपने बेटे को भी रोकना चाहती थी, मगर कोई नहीं रुका था। वो सब चले गए थे। ऐना को शदीद रोना आ रहा था ज़ाहर की कंडीशन पर। आलिया ने एक लंबा सांस भरा। ये उसकी शदीद बेइज्जती थी और ज़ाहर उसे बेइज्जत ही करता था। अगले हफ्ते मंगनी फाइनल कर लेते हैं, जुमे के रोज़, आलिया ने कहा। ऐना वहाँ से उठकर चली गई। ऐना रात भर परेशानी से इधर उधर टहलती रही, मगर वो ज़ाहर तक नहीं पहुँच सकी थी और ज़ाहर तक पहुँचना था भी बेहद मुश्किल, क्योंकि उसके रूम में गुस्से से आलिया आ गई थी और वो अंश के बारे में बुरा भला कह रही थी, क्योंकि ज़ाहर के पास अंश और अफीन दोनों थे और दोनों उसे किसी छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे थे। आलिया के लिए ये बात नाकाबिले हज़म थी कि अंश शाह ज़ाहर को किसी दूध पीते बच्चे की तरह ट्रीट क्यों कर रहे हैं। उसे अब वक्त के साथ ये बात ज़्यादा बुरी लग रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। आखिर डाली ही क्यों उसने उसके खाने में मिर्चें। ना वो डालती और ना ही मामला बिगड़ता। ऐना दूसरी तरफ जायनमाज समेट के ज़ाहर के लिए बहुत सारी दुआएं करके उसके पास ही बेड पर बैठ गई। नहीं, मुझे तुम बताओ, वो ज़ाहर कोई दूध पीता बच्चा है जो अंश उसके रूम में पूरी रात से है? वो गुस्से से उसे पूछने लगी। दूध पीती बच्ची तो आप भी नहीं है मम्मा, जो इस उम्मीद में है कि अंकल अपने बेटे को छोड़कर आपके पास आए। शायद औलाद हर मोहब्बत पर हावी हो जाती है ना। वो एकदम उसकी बात पर चीख पड़ी। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? वो गुस्से से भड़की। ऐना खामोशी से निगाह झुका गई। अलबत्ता जो भी था, इस बात ने आलिया का मुंह बंद कर दिया था। वो कुछ देर खामोश बैठी रही, फिर उसकी तरफ देखा। असफर कैसा लगा तुम्हें? वो संजीदगी से पूछ रही थी। मालूम नहीं, ऐना मध्यम आवाज़ में जवाब दे गई। क्यों मालूम नहीं? आलिया को भी कोई जिद सी चढ़ गई थी। घूरते हुए पूछने लगी। मम्मा, असफर के लिए मैं क्या कहूँ? आप क्या जानना चाह रही हैं? उसे अब रोना आने लगा था। वो ज़ाहर के लिए फ़िक्रमंद थी और आलिया बिला वजह उसे सवाल जवाब कर रही थी। मैं तुम्हें बस इतना कहूँगी कि तुम्हें असफर पसंद है या नहीं, फिर भी उसे पसंद करने की कोशिश करो। और तुम्हें सेल फ़ोन देने का सोच रही हूँ मैं। उससे बातचीत करो, तुम्हारी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। वो उठते हुए बोली।
जब आपने पहले कभी मुझे सेल फ़ोन नहीं यूज़ करने दिया, अब क्यों दे रही हैं? मम्मा मैं किसी से बात नहीं करना चाहती, ऐना ने एहतजाज किया। ऐना तुम्हें जितना मैं कह रही हूँ उतना करती जाओ। जब मुझे महसूस हो गया है कि अब तुम्हें सेल की ज़रूरत है तो मैं अंश से कह कर ले दूँगी तुम्हें कोई अच्छा सा और महंगा मोबाइल हाथ में होगा, असफर पर भी अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आलिया ने बाल समेटे और संजीदगी से बोली, मुझे नहीं चाहिए अंकल के पैसों में से कुछ भी, मैं भाई से कह दूँगी वो दिला देंगे। उसने कहा तो आलिया उसे घूरती रह गई। तुम दोनों बहन भाई का ना दिमाग जड़ से ख़राब है, अक्ल होती कि तो आज बहुत कुछ कर जाते। वो तुम्हारा भाई अपने बाप की नाकाम कंपनी को संभालने ना बैठता। बहुत अच्छा किया भाई ने। ऐना को गुस्सा आ गया। अब तो शर्मिंदगी होती है मम्मा कि हम कैसे बच्चे थे आपके। आपने जो कहा जैसा कहा हम दोनों ने सर झुका दिया। हम भी रोक सकते थे आपको शादी ना करें। ऐना गुस्से से चीखी तो आलिया का हाथ उठ गया। खींच कर थप्पड़ उसके मुंह पर मारा और बुरी तरह उसे घूरती वो चीखी थी, अंश मेरी मोहब्बत था जिसको मैंने कभी दिल से नहीं निकाला, और तुम या सदाम भी मुझे नहीं रोक सकते थे, समझ गई? और जो गुजर चुका है उसे कुरेद कर भी कोशिश ना करना कि मुझे अपने किए पर कहीं भी शर्मिंदगी है। मैं बहुत खुश हूँ अपने फैसले से। बस ये अफीन और ज़ार इस घर से निकल जाएं तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। मम्मा आप में इतनी लालच है कि जो आप चाहती हैं वो आपको कभी नहीं मिलेगा, और अगर आप अब ऐसा सोच रही हैं तो मैं और भाई यहाँ मज़ीद नहीं रुकेंगे। हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। हमारे बाबा के घर, वो घर छोड़ा है, या छोटा है या बड़ा, कम से कम हमारा घर है। हम वहाँ पर फ़ख्र से रह सकते हैं। ये अंकल का घर है, उनके बेटे का घर है। ऐना ऐना मेरी जान, ऐसा क्यों सोच रही हो मेरे बच्चे? किसी ने कुछ कहा है? अगर किसी ने, हाँ शायद ऐसा ही है, ये ज़हर का घर है, मगर मैं तुम दोनों के बिना कैसे रहूँगी? अचानक उस औरत के बदलने पर ऐना हैरानगी से उसकी सूरत देखने लगी, और अचानक उसे एहसास हुआ कि उनके पीछे कोई खड़ा है, और उसकी तवक्को के ऐन मुताबिक पीछे अंशा खड़े थे। संजीदगी से ऐना को देख रहे थे। वो शर्मिंदा सी हो गई। अपनी माँ की चालाकी पर बुरी तरह दिल दुखा था। अंशा कमरे में दाखिल हुए और ऐना के सर पर हाथ रखा। ऐना का दिल किया बहुत सारा रो दे। आज एहसास हुआ था ज़ाहर कितना दुरुस्त था। अगर वो अपने हक के लिए लड़कर खड़ा था तो बिल्कुल ठीक खड़ा था। आज एहसास हुआ था उसे कि उसने ज़ाहर के साथ कितना बड़ा धोखा किया। उनकी माँ ऐसी नहीं थी, या ऐसी थी, पहले ऐसा पोज नहीं करती थी। तुम्हें यहाँ कोई परेशानी है या ज़ाहर ने कभी कुछ कहा है? अगर किसी ने कुछ कहा है तो बताओ, मैं खुद उससे पता करता हूँ। वो संजीदगी से बोले तो ऐना ने जल्दी से नफ़ी की। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं, हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई। वो नज़रें चुराते झूठ बोल गई। फिर यहाँ से जाने की बातें क्यों कर रही हो? अफीन ने कुछ कहा है? वो फिर से बोले। नहीं, अफीन आंटी तो बहुत स्वीट है, क्या मैं उनसे बात कर सकती हूँ? ऐना ने माँ की जहरीली नज़रों का ख्याल किए बिना अंश की तरफ देखा तो अंश मुस्कुरा दिए। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, अगर तुम चाहती हो तो तुम करो, ये तुम्हारा भी घर है। कभी तुम ये बात फील मत करना तुम यहाँ किसी और के घर में रह रही हो। सदाम ने भी आज मुझसे जिक्र किया था कि वो अपने घर लौटना चाहता है। देखो बच्चों, मैं तुम लोगों को तुम्हारे बाप से या उनकी याद से अलग नहीं करूँगा, मगर मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम लोग अपनी माँ के साथ रहोगे। और मेरी हर चीज़ पर आलिया का पूरा पूरा हक है, और आलिया का जो है वो उसके बच्चों का भी है। और अगर मुझे बाप समझो तो मैं तुम्हें बाप बनकर भी दिखाऊंगा। वो मुस्कुराकर उसे समझाने लगे। ऐना की आंखें भीग गई। उसने सर झुकाकर सर हिला दिया। ज़ाहर की वजह से घबराना मत, वो ऐसा रिएक्ट करता है जब वो बीमार हो जाता है। सच बताऊँ तो वो मुझ पर ही गया है। वो मुस्कुराहट दबाकर आहिस्तगी से बोले तो ऐना भी मुस्कुरा दी। अपनी माँ से पूछो, कॉलेज में कभी माथे का बल नहीं निकलता था। अंशा हल्का सा हंसे, और जब जब मुझे देखते थे ठीक हो जाते थे। आलिया ने अंश का हाथ थाम लिया। ऐना को न जाने क्यों माँ की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी। उसने निगाह फेर ली। अंश ने भी अपना हाथ ऐना के सामने छुड़ा लिया। आलिया हल्का सा हंसती। अब कोई परेशानी तो नहीं? वो सवाल करने लगे। नहीं नहीं अंकल, ऐना ने नफ़ी की तो अंशा मुस्कुरा दिए। चाहो तो मुझे डैड कह सकती हो, वो मुझे बुरा नहीं लगेगा। वो हंस दिए। ऐना को अंश पहले भी अच्छे लगे थे, अब और भी अच्छे लगे। ओके, वो खुशी से बोली। उसे अच्छा लगता था जब ज़ाहर पूरे हक से डैड कहता था अंश को। चलो अब सो जाओ, वो बोले तो ऐना ने सर हिला दिया। हम भी चलें? ऐना ने पूछा तो अंशा ने नफ़ी में सर हिलाया। ज़ाहर की तबीयत नहीं ठीक, आज मैं उसके पास हूँ, तुम चाहो तो ऐना के साथ सो जाओ। वो नरमी से बोले थे, थके थके भी लगे।
ऐना को भी ये मुनासिब लगा क्योंकि ज़ार को बुखार भी था, उसे ज़रूरत थी इस वक्त अपने पेरेंट्स की। आलिया ने बामुश्किल सर हिलाया था। उसका चेहरा बता रहा था कि उसे अंशा का इधर उधर होना कितना बुरा लग रहा है। डैड, ऐना ज़रा झिझकते हुए बोली। अंशा जो जाने लगा था मुस्कुराकर पलटे। जी बेटा, वो बोले तो वो सर झुका गई, कुछ शर्म से भी आई। क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? उसने पूछा। आलिया ने गहरा सांस भरा। नहीं, आप रेस्ट करो, अफीन बना देगी, वो बोले तो ऐना ने इस बात में सर हिलाया। आलिया के तो और भी पतंगे लग गए। मैं बना देती हूँ, वो बोली और बाहर निकल गई, जबकि अंशा मुस्कुरा दिया। तुम्हारी माँ बिला वजह जेलस होती है। अंशा एकदम हंस पड़े, ऐना भी हंस पड़ी। वो बाहर निकलने लगे कि एकदम रुके। अच्छा, वो अफीन से बात ज़ाहिर के सामने मत करना, क्रैक सा लड़का है, बिला वजह मेरी बेटी का दिल दुखा देगा, वो बोले तो ऐना मुस्कुरा दी। अब वो उन्हें क्या बताती कि उसने कितना दिल दुखाया था उसका। अंशा बाहर चले गया जबकि ऐना ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वो आज जितना थक चुकी थी, जितना डिप्रेशन में थी, अब बहुत हल्का फील कर रही थी खुद को। वो बिस्तर में लेट गई। ज़ार यूं ही चलाता चलाता हुआ उसके सामने आ गया, वैसे ही तेवरी चढ़ाकर देखने लगा। ऐना खुलकर मुस्कुरा दी। मेरे ज़ार, उसने उसके अक्स को बहुत मोहब्बत से छूना चाहा था मगर हवा में तहलील सा हो गया वो। सुबह अंशा कमरे में आए तो आलिया सो रही थी। वो खुद भी रेस्ट कर चुके थे। अफीन ने सारी रात जागती रही थी। ज़ाहर का भी और उनका भी ख्याल रखा था। तभी वो शावर लेने चले गए। ज़ाहर का बुखार अब उतर गया था। वो ऑफिस के लिए रेडी होकर निकले तो आलिया शायद पानी के शोर से उठ गई थी। वो अंश को देखने लगी। आ गए आप? वो उनको देखने लगी। हाँ, ऐसा करो मेरा नाश्ता बना दो ज़रा, आज इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। ज़ाहर तो शायद जा नहीं पाए तो मेरा जल्दी पहुँचना ज़रूरी है। अंश, इस सब में मेरे लिए वक्त है आपके पास? आलिया गुस्से से बोली। अंश ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। आलिया, क्या बच्चों जैसी बातें कर रही हो? हम कोई कम उम्र जोड़ा है जो एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना हमारा बेहद ज़रूरी है। हम एक दूसरे के साथ हैं, क्या ये काफ़ी नहीं? अंश ज़रा खफकी से बोले तो आलिया एकदम सीधी हो गई। मेरा मतलब ये नहीं था, मैं तो। वो चुप हो गई उदासी से। अंश उसके नज़दीक आया और उसके हाथ थाम लिए। बी आ मैच्योर वूमन, उसका उबाल प्यार से थपथपा कर वो फिर से मिरर के सामने चले गए। आलिया को शदीद गुस्सा आया था कि सारी रात ज़ाहर के साथ गुजार कर अब वो उसे दर्स देकर जा रहे हैं। खैर, यहाँ उसकी गलती थी मगर आइंदा वो अंश को खुद से अलग करने वाला कोई काम नहीं करेगी और ज़ाहर से इस रात का हिसाब भी लेकर आएगी। वो बाहर आ गई। किचन में अफीन थी, वो कुछ बना रही थी। सकीना दूर खड़ी थी शर्मिंदा सी। आलिया नाश्ता बनाने लगी तो अफीन ने उसकी तरफ देखा। अंश के लिए बना रही हैं आप? तो मैंने बना दिया है, मैं ज़ाहर के लिए बना रही थी। उनके लिए भी बना दिया, वहाँ रखा है, ले जाओ, वो बोली। आलिया रात से ये सब बर्दाश्त करते करते थक चुकी थी। एकदम प्लेट उसने शेल्फ पर पटकी थी। अंश की बीवी मैं हूँ, मुझे अपने शौहर का ख्याल है कि उसे नाश्ता करना है या कुछ भी, और इसकी ज़रूरतें मैं पूरी करना जानती हूँ और वो मुझसे ही पूरी कराना चाहते हैं। तो बेहतर होगा अफीन, आइंदा मेरे और अंश के बीच मत आइएगा और ना ही मैं ये नाश्ता लेकर जाऊँगी। आप अपने बेटे की तीमारदारी करें, शौहर की होती तो वो दूसरी शादी नहीं करते। वो सर झटक कर उस पर तंज बरसाने लगी। अफीन हैरानगी से आलिया को देख रही थी। आलिया काम करने लगी जबकि सकीना जो ये सब सुन चुकी थी खुद भी उसके रवैये पर एकदम मुंह बना गई। बाजी आप जाइए, मैं ले आती हूँ। अफीन को उसने हाथ लगाया। अफीन ने सर हिला दिया। ऐसा करो ज़ाहर के रूम में ये दे दो, मैं ज़रा फ्रेश होकर आती हूँ उसके पास, वो मध्यम सा मुस्कुराकर बोली। सकीना का दिल सा कटा और वो सोच चुकी थी वो ज़ाहर को अब ये सारी बातें बता देगी। सकीना सर हिलाकर किचन से बाहर निकल गई जबकि अफीन अपने रूम में चली गई। आलिया ने मुड़कर देखा और सर झटका। अब बीवी बनना याद आ रहा है इस औरत को, वो तप रही थी। सकीना ट्रे लगाकर ज़ाहर के रूम में आ गई। वो सेल फोन पर किसी से बात कर रहा था। चेहरे पर परेशानी थी, जैसे पानी था अभी, जैसे मुंह धोया हो उसने, जबकि वो कल वाले कपड़ों में ही था। ज़ाहर ने उसकी तरफ देखा और कॉल बंद कर दी। सकीना नाश्ता रखकर कुछ फासले पर खड़ी हो गई। ज़ाहर ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ है, क्यों खड़ी हैं आप? संजीदगी से बोला। वो जी नाश्ता अफीन बाजी ने बनाया है, वो बताने लगी। मालूम है मुझे, मैंने ही कहा था, आप तो भूल गई हैं मुझे क्या पसंद क्या है क्या नहीं। ज़ाहर तंज कर गया।
ज़ाहर साहब कसम उठवा लो जी, हमने तो आपको पाला है, मुझे तो सब पता है, मैंने कुछ भी नहीं डाला था, बिल्कुल अफीन बाजी जैसा ही बनाया था। वो बोली तो ज़ाहर खामोश हो गया, जैसे उसके अपने भूत डाल गए थे। वो सर झटक कर नाश्ता करने लगा तो सकीना अब भी खड़ी थी। उसने तिरछी नज़रों से देखा। सकीना एकदम सिटपटाई। अब सकीना ने भी उसे घूरना था। वो गुस्से से उसे देखने लगा। वो जी वैसे तो जी आप लोगों के घर का मसला है, मगर बाजी के साथ छोटी बीबी ने अच्छा नहीं किया, इसे झिड़क कर रख दिया। बाजी ने अंस साहब का नाश्ता बनाया था और आलिया बाजी ने तो रज कर बातें सुना दी कि पहले बीवी बनती, पहले शौहर को समझा लेती। बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी। ज़ाहर नाश्ता वहीं छोड़कर जगह से उठा और धाड़ से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। सीधा किचन के दरवाजे पर पहुंच गया। आलिया अंशा का नाश्ता ट्रे में लगाती मुस्कुराती हुई ले जा रही थी कि ज़ाहर ने ट्रे पर नीचे से हाथ मारा। सारा नाश्ता आलिया और ज़ाहर के बीच हवा में उछलता ज़मीन बोस हो गया। आलिया चीख मारकर पीछे हटी। मेरी माँ को बातें सुनाओगी तुम? वो धाड़ा। मेरी माँ को जताओगी कि वो पहले बीवी बनती? ज़ाहर का बस नहीं चल रहा था कि वो आलिया की गर्दन दबा दे। अंश। आलिया ने अंश को पीछे देखा तो मासूमियत की इंतहा पर पहुंचती वह मुश्किल बोली। ज़ाहर उस पर चढ़ा खड़ा था, आंखें निकाले उसकी गर्दन दबा देना चाहता था। ज़ाहर। अंशा की गर्जदार आवाज़ पर ज़ाहर एड़ियों के बल पलटा। इस साइको औरत को संभाल कर रखिए डैड, वरना मुझे इसे जान से मार देने में कोई मसला नहीं। सस्ती महबूबा। वो तंजिया निगाह उस पर डालता बोल उठा। ज़ाहर। अंशा गुस्से से चीखे। ज़ाहर के मिजाज में रत्ती भी फर्क नहीं आया, जबकि आलिया पर तेजाब की तरह ये अल्फाज गिरे थे जिन हकीर नज़रों से उसने उसे देखा था। मेरी माँ के मुतल्लिक ये औरत एक लफ्ज़ कहेगी, मैं 10 लफ्ज़ इसको सुनाऊंगा, तो बेहतर है अपनी बीवी की ज़बान को लगाम लगवाएं, वरना गुद्दी से खींच दूंगा ये ज़बान। वो भड़का। तमीज़ तहजीब तुम्हें छू कर नहीं गुजरी? किस ज़बान में तुम बात कर रहे हो? अंशा घूरने लगे। जो ये डिज़र्व करती हैं। ज़ाहर बिहेव योरसेल्फ, वरना अच्छा नहीं होगा। अंश ने उंगली उठाकर उसे वार्न किया। ज़ाहर दांत पीसता उसे देखने लगा। मालूम था ये उसके बाप के आखिरी अल्फाज थे। इसके बाद वो उसकी कोई इज्जत न रखता। वो वहाँ से भड़कता हुआ चला गया, जबकि आलिया रोने लगी। अंश ने उसके शाने पर हाथ रखा। इट्स ओके, रो मत। आपने देखा है वो मुझे क्या बातें सुना गया है? तुमने क्यों बात की अफीन से? कोई भी ऐसी वैसी? अंश बोले तो आलिया लाजवाब सी हो गई। सकीना को फाड़ खाने वाली नज़रों से देखा था, क्योंकि ये चुगली उसी ने की थी। अफीन अपने रूम में थी। सकीना जुज़बुज़ होती इधर उधर हो गई। मैंने तो यही कहा था, मैं खुद बना लूँगी, वो मासूमियत से बोली। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जो तुम नोट कर रही हो। यानी ज़ाहर ने मुझे ही सुनाई है। ठीक है, आपने अपनी बीवी और बेटे की हमायत करनी थी तो मुझसे शादी क्यों की थी? वो चिल्लाई। अंश ने बस उसे सर्द नज़रों से देखा था। वो ज़्यादा देर किसी के बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और ये बात वही जानते थे जो उसके करीब थे। आलिया चुप हो गई। अंश ने अफीन का बनाया हुआ नाश्ता किया। आलिया जल भुन रही थी और उसके गाल को हाथ उठाकर प्यार से थपथपाकर चले गए। आलिया के अंदर आग से जल रही थी। ये ज़ाहर तो कुछ ज़्यादा ही हावी हो चुका था उस पर। सस्ती महबूबा, मैं तुम्हें अच्छे से इन लफ्ज़ों के मायने बताऊंगी ज़ाहर। अंशा। वो मुठ्ठियाँ भींचती अपने कमरे में चली गई। ज़ाहर तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ऑफिस चला गया था और अफीन को उसने हर काम करने से मना कर दिया था। दूसरी तरफ ऐना, जो उसे देखने के लिए दौड़ कर बाहर आई थी, वो जा चुका था। वो मुंह बसोर कर रुक कर पलटी तो पीछे नताशा खड़ी थी। ऐना एकदम डर गई। यहाँ क्यों आई थी तुम? उसने पूछा। मुझे लगा मेरे कॉलेज की बस आई है, वो आंखें झुकाकर बोली और अंदर जाने के लिए बढ़ी। मगर ये तुम्हारी बस का टाइम नहीं, वो ज़रा तशवीश अंदाज में बोली। नहीं, टाइम तो हो ही गया है, वो पस्त लहजे में बोली थी। वही बात, ये कोई वजह जो नहीं थी। नताशा ने उसे घूर कर गहरी सांस भरी। अपने भाई को तुम खुद समझाओ, उसने यहाँ से जाने की रट लगा ली है। जब हम सब यहाँ खुश हैं तो उसे क्या इशू है? वो बोली तो ऐना ने उसकी तरफ देखा। कल आलिया ने भी उसे यही बताया था। उसे अच्छा लगा कि उसके भाई ने अब अच्छा फ़ैसला लिया है, मगर मम्मा और नताशा भाभी दोनों ही नहीं चाहती थी कि वो यहाँ से जाएं। हाल को देखा जाता तो इन लोगों का यहाँ क्या काम था? भाभी अगर भाई ऐसा सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ठीक ही है, वो आहिस्तगी से बोली। तुम तो चुप करो ना, तुम्हें तमीज़ है कि तुम्हारे भाई को? अपनी मम्मा को देखो कितनी होशियार है,
वो तंजिया बोलती वहाँ से अंदर चली गई। अहना उसके तंज को समझ चुकी थी। वो वहाँ से खुद भी अंदर आ गई। वो कॉलेज यूनिफॉर्म में थी। आलिया खुद गुस्से में भड़की हुई बैठी नाश्ता कर रही थी। अहना ने बिना किसी बातचीत के वहाँ बैठकर नाश्ता करना शुरू कर दिया। ये उसका चेहरा बता रहा था कि वो गुस्से से फूंक रही है। अहना को इस वक्त उससे बोलना अपनी शामत लग रहा था। तभी वो चुपचाप बैठी थी। क्या हुआ मम्मा, ऐसे सुर्ख चेहरे से क्यों बैठी है? नताशा पुरमज़ा अंदाज में बोली। आलिया ने आंख उठाकर उसकी तरफ देखा। नाश्ता करो, वो सर्द लहजे में बोली। नताशा का एकदम चेहरा उतर गया और आलिया उठ गई टेबल पर से। फिर जाते जाते उसकी निगाह अहना पर गई। ये लो, असफर की कॉल आएगी। आज से तुम वैन में नहीं, असफर के साथ जाओगी। क्यों मम्मा? अहना बेसाख्ता उठी। ये बात उसे समझ नहीं आई कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर क्यों वो असफर के साथ जाती? क्या मतलब क्यों? वो तुम्हारा होने वाला मंगेतर है और मेरा इस वक्त दिमाग ख़राब हो रहा है। मुझसे बहस ना करो, जो कहा है वो करो। उसकी कॉल आएगी, उठाकर अच्छे से बात कर लेना, उसने गुस्से से कहा। अहना का मुंह बंद हो गया मगर परेशानी उसके चेहरे पर थी। नताशा भी उन्हें देख रही थी। वो अहना के हाथ में मोबाइल थमाकर चली गई। अहना ने मोबाइल वहीं रख दिया। नताशा उस पर एक तंजिया मुस्कुराती निगाह डालकर खुद भी उठ गई। आज उसने अपनी मम्मा की तरफ जाना था, काफ़ी दिन हो गए थे, तभी वो चली गई। अहना को फिक्र ये थी कि ये सब अगर उसने संभाला नहीं तो बात बढ़ जाएगी और अगर बात ज़्यादा बढ़ गई तो ज़ार तक पहुंच जाएगी और वो फिर से उसके बारे में गलत सोचेगा। उसके हाथ पांव कांपने लगे थे। अचानक उसका दिल बेसाख्ता धड़क उठा। असफर की कॉल थी। वो सहमी हुई नज़रों से मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा असफर देख रही थी। उसने पहली कॉल अटेंड नहीं की तो दूसरी आने लगी। उसे ये भी डर था सेल की आवाज़ सुनकर मम्मा भी ना आ जाए। तभी उसने कॉल बैक कर ली। आंटी मैं बाहर हूँ, आप अहना को भेज दें, वो बोलकर खटाक से कॉल बंद कर दी। अहना इतने में ही पसीने में भीग गई थी। उसे बहुत थकावट से भरपूर लग रही थी कि कैसे कैसे वो सब कुछ एडजस्ट करे। क्या उसे ज़ार को बताना चाहिए? हाँ, उसे ज़ार को खुद ही बता देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि उसे किसी और से पता चले और वो मज़ीद उससे बदजन हो जाए। वो अपना बैग उठाकर ना चाहते हुए भी वहाँ से बाहर निकल आई। गाड़ी में असफर बैठा था। उसने अपनी वैन को देखा। काश वो उसी में जाती और असफर ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो उसे अंदर बैठना पड़ा। वो अंदर बैठ गई फ्रंट सीट पर। असफर उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। मुझे लगता था तुम खूबसूरत हो, मगर गलत है ये बात। तुम हसीन हो। जो लड़की कॉलेज यूनिफॉर्म में भी दूसरे इंसान का मन खराब करे वो सिर्फ खूबसूरत नहीं हो सकती। वो हाथ बढ़ाकर हल्का सा उसका गाल छू गया। अहना ने हॉर्न नज़रों से उसकी तरफ देखा और अपने गाल पर जल्दी से हाथ फेरा। ओह, तुम डर गई, इजी हो जाओ, उसने कहा। अहना का दिल उसके कानों में धड़कने लगा। उसे एकदम अपनी शदीद गलती का एहसास हुआ कि उसे यूं कहीं बैठना नहीं चाहिए था। मम्मा बाद में भले कुछ भी कहती, उसे इस गाड़ी में सवार नहीं होना चाहिए था। तभी वो दरवाजे से बाहर चिपकी बैठी थी, जबकि असफर उस पर थोड़ी थोड़ी देर बाद निगाह उठाकर देखता। उसे ऐसी लड़कियां बहुत अट्रैक्ट करती थी जो बहुत जल्द सहम जाती थी। मेरा कॉलेज तो इस रास्ते पर नहीं है, वो एकदम बोली तो असफर हंस पड़ा। यार मैं तुम्हें भगा कर नहीं लेकर जा रहा था, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैं ले जाता हूँ तुम्हें कॉलेज ही, वो बोला। मगर रास्ते अजीब थे, तवील थे। उसका दिल फड़फड़ा रहा था। तुम्हारी हॉबीज़ क्या हैं? असफर ने उसकी जानिब देखा। कुछ भी नहीं, वो बोली जल्दी से। अरे, असफर हंस पड़ा। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। उसने डैशबोर्ड पर से मोबाइल उठाकर उसको दिया। ऐना ने उसकी जानिब देखा। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, वो बोली तो असफर के चेहरे पर संजीदगी छा गई। फिर मुझसे बात कैसे करोगी? मुझे आपसे बात नहीं करनी, वो घबराकर ज़रा तेज़ लहजे में बोली थी। लहजा भीग गया था। असफर ने एक घूरती नज़र इस बेइज्जती पर डाली और सर हिला दिया। चले फिर, मैं आंटी को दे दूँगा, वो तुम्हें दे देंगी, उसने कहा तो ऐना ने उसकी तरफ देखा। मैं उन्हें यह भी इन्फॉर्म कर दूँगा कि तुम ये लेना नहीं चाहती थी, वो डिब्बा फेंकता हुआ बोला तो ऐना डर गई। मम्मा कल रात भी उस पर हाथ उठा चुकी थी और मज़ीद उसकी शिकायत हो जाती तो वो क्या करती। उसने आहिस्तगी से डिब्बा अपनी तरफ खींच लिया। असफर के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट थी। तब तक उसका कॉलेज भी आ गया। असफर ने गाड़ी से उतरने से पहले उसका हाथ थाम लिया। ऐना हॉर्न नज़रों से उसकी शक्ल देखने लगी। इस सेल में मेरा नंबर सेव है, मैं तुम्हें रात में कॉल करूँगा। दिल तो ये चाह रहा है अभी से कॉल कर लूँ, मगर इट्स ओके, अभी तुम घबरा रही हो, बाद में इजी हो जाओगी, वो मुस्कुराया। ऐना को उसकी मुस्कुराहट सख्त बुरी लगी थी। वो दिलो जान से खुद को ज़हर का मानती थी और कोई और उसे छुए या देखे ये उसे मंजूर नहीं था। ना उसके दिल को मंजूर था, ना ही ये दुरुस्त था।
वो ज़ार की बीवी थी और किसी की बीवी होते हुए उसकी मंगनी 4 दिन बाद होने वाली थी और उसके शौहर को ये सब पता चलता तो वो क्या करता। वो अगर सामने पकड़ लेता, अगर मम्मा के सामने उनके रिश्ते को एक्सपोज कर देता, मम्मा उसे जान से मार देती, क्योंकि ज़ार के लिए उनकी आंखों में नफ़रत साफ दिखती थी। असफर ने जैसे ही उसके गाल को फिर से छुआ, ऐनक रण खाकर उससे दूर हुई और बाहर निकलकर वो कॉलेज के दरवाजे से अंदर भाग गई। कॉलेज में दाखिल होते ही वो बुरी तरह रो दी। असफर का बार बार छूना, उसको हाथ लगाना ऐना की जान पर बन रहा था। वो डर चुकी थी। वो ज़ार को बता देना चाहती थी, बिल्कुल पहले की तरह, जैसे हर बात वो उसे बताती थी। उसने एक लम्हे के लिए सोच, इधर में वो आज कल उसे बिल्कुल नहीं देखता तो क्या उसे ऑफिस जाना चाहिए। अगर वो ऑफिस गई तो अंशा क्या सोचेंगे और वो ज़ार से कैसे मिलेगी। मम्मा को लेट आने का क्या जवाब देगी। सब बातें उसके दिमाग में गड़बड़ हो रही थी और अंदर जाते हुए मुसलसल वो रोती जा रही थी। यहाँ तक कि सब लड़कियों ने उसे नोट किया था कि वो कैसे रो रही है, मगर वो क्लासरूम में भाग गई। तो ये थी इसकी तीसरी एपिसोड और देखना अब ये है कि अब वो कैसे बताती है ज़ार को इसके बारे में, और क्या वो उसके ऑफिस जाएगी या कुछ और करेगी। तो ये तो अब हमें अगली एपिसोड पढ़कर ही पता चलेगा। तो आप लोग अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और बताइएगा कि आप लोगों को इसकी ये 3rd एपिसोड कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर इसकी अगली एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।